हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, आगे लिखना शुरू करो। कार्तिक, अगर ये 1 मिनट तक चुप ना हुए एसी बंद कर दी। याद करा दूंगा आज सारे दिन दोबारा।
टू कैटर लिखते चलो फटाफट से। लो फटाफट से लिखो। लो बाबू, समझते हैं सारे जनरल रिफॉर्म। बेटा हमने ना एग्रेरियन रिफॉर्म टॉपिक स्टार्ट कर रखा है। लैंड रिफॉर्म कंप्लीट हो चुके, समझ चुके। टेक्निकल रिफॉर्म कंप्लीट हो चुके, समझ चुके। अब जनरल रिफॉर्म की बारी है। बाबू चार बातें हमने लिखी हैं, स्टार्ट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। सबसे पहले प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। सर एमएसपी, ऐसा नहीं हो सकता शायद किसी बच्चे ने कभी इसके बारे में ना पढ़ा है सबने। बाबू प्राइस सपोर्ट पॉलिसी
है क्या बेटा, इससे हम प्यार से एमएसपी बोलते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अच्छा आप बताओ कब देती है गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस? डिक्लेयर कब करती है गवर्नमेंट? कि गवर्नमेंट ने बताया कि वीट का एमएसपी है, तो डिक्लेयर कब करती है? 1 अप्रैल। कुछ ना मिले तो है 1 अप्रैल को देती है, अप्रैल फूल बनाती है उस दिन गवर्नमेंट। सर देखो एमएसपी, सुनो, ये एमएसपी का यूसेज शायद सबको पता है, मैं बताऊंगा अभी। बाबू फार्मर ना प्रोड्यूस कोई क्रॉप उगाएगा ही नहीं अगर उसको श्योरिटी नहीं होगी। तो बिफोर द क्रॉप सीजन हर एक चीज का एमएसपी आ जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि वीट का क्रॉप सीजन मान लो बेटा अप्रैल में शुरुआत होती है और कहीं जाकर खत्म होता होगा फिर दिसंबर में, तो बेटा अप्रैल आने से पहले मार्च में ही एमएसपी डिक्लेयर हो जाते हैं उन सारी क्रॉप के जिनका क्रॉप सीजन अभी अप्रैल में है। सरकार ने बोल दिया कि अगर वीट किसी भाव ना बिकी तो फिर भी सरकार 10 रुपए किलो खरीद लेगी। इससे क्या हुआ बेटा, कहीं ना कहीं फार्मर को एक श्योरिटी मिल गई ना कि कुछ भी हो जाए, मार्केट में भाव कितना भी गिर जाए, मेरी क्रॉप 10 रुपए किलो बिक जाएगी। तो बेटा इस वजह से उगा लेता है, क्रॉप प्रोड्यूस कर लेता है, क्योंकि उसको श्योरिटी है कि हाँ गवर्नमेंट इज कमिटेड टू बाय माय सरप्लस आउटपुट। अच्छा एक बात सोचो, ये जो 10 रुपए किलो सरकार ने प्राइस तय किया, अगर मार्केट में 15 रुपए किलो बिक रहा हुआ तो फार्मर 15 रुपए किलो बेचे। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि सिर्फ हमें आगे बेचो। बाबू गवर्नमेंट आपसे आपकी सरप्लस प्रोड्यूस तब लेती है जब आपको लगे कि मार्केट प्राइस इज लेस देन द एमएसपी। अगर मार्केट प्राइस एमएसपी से कम चला गया तो आप एमएसपी पे तो सरकार को दे ही देना। मान लो इंडिया में, पूरे इंडिया में ग्लट ऑफ सप्लाईज क्रिएट हो गई, हद से ज़्यादा सप्लाई आ गई वीट की, 8 रुपए किलो बिक रहा है मार्केट में, आप 10 रुपए किलो गवर्नमेंट को जब मर्जी बेच लो। ठीक है ना जी, समझ आई बात? बड़ी सिंपल। अच्छा एक बात बताओ, सरकार क्या करेगी इसका? एक एक करके बोलो, अब थोड़ा सा दिमाग भी चलाना शुरू करो। सर हैंड रेस कर लो जिसको बोलना है कुछ भी। हाँ हार्दिक। बाबू सरकार इस सारी क्रॉप को स्टोर कर लेगी इन सीडब्ल्यूसी। सीडब्ल्यूसी का नाम सुना है? 11th क्लास में थोड़ा सा शायद कभी सुना हो मुझसे, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन बोलते हैं सीडब्ल्यूसी। जनरली रेलवे स्टेशन के आसपास आपको दिख जाते हैं, पर हमारी सिटी में जहां वोट की काउंटिंग होती है जनता रोड पर, क्लियर कट देख लेना बेटा जाकर, लिखा हुआ है सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। और गोदाम के गोदाम भरे पड़े हुए हैं बेटा, सारी ऐसी चीज़ों से जो बेटा अनाज है, खाने पीने की चीज़ें हैं। और ये सरकार इसलिए स्टोर करती है, किसी भी सिटी में नेचुरल कैलामिटी होगी तो सप्लाई कर देंगे वहाँ से, नहीं तो नहीं भी होगी नेचुरल कैलामिटी, राशन शॉप्स। ठीक है ना, खुद 10 रुपए किलो खरीदेगी, बिकवाएगी 1 रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो। समझ आई आपको? ये करती है सरकार। ठीक है, अगर सरकार, सच्ची बोल रहा हूं, एक एक रिफॉर्म इतना खतरनाक है, अगर सरकार नहीं करती कभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन आता ना इंडिया में। ठीक है ना जी, समझ आ गई बात? सर इससे ऊपर बात लिखी है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। बाबू पहले चर्चा हल्की सी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कर लेते हैं, फिर बेटा मार्केटिंग सोसाइटी की भी बात कर लेंगे। सर 11th क्लास में पढ़ते हो आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है ना? अच्छा मिनिमम कितने मेंबर चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए? कितने? 10। ठीक है ना? और अगर ढंग से याद हो तो वर्ड लिखा हुआ था मिनिमम 10 अडल्ट नीडेड, मतलब 18 साल से कम का बंदा नहीं चलेगा, 18 साल से ज़्यादा का बंदा चाहिए। और मैक्सिमम, यार क्या बताऊं तुम्हें, कभी कभी मुझे लगता है तुम बेसिक बात भी नहीं पूरी करते मेरी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम कितने लोग होते हैं? क्या यार 11 पास वूस नहीं होएगा तुम कभी? अनलिमिटेड, मिनिमम 10 लोग, मैक्सिमम में भी अनलिमिटेड। और अगर थोड़ा सा भी ध्यान हो तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या होता है? दो बातें हैं, दो बातें हैं, दोनों बातें बोली थी मैंने। हाँ एक वो भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है। वेलफेयर ऑफ मेंबर और दूसरा एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। आपको पता है ना, देखो 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। सर
मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कंज्यूमर। ठीक है ना जी बाबू, मैं बोलता हूँ आप फार्मर हो, यू आर अ कंज्यूमर ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब चीज़ों के आप कंज्यूमर हो। आप जाओगे अकेले, यार आपके पास इतनी बार्गेनिंग पावर थोड़ी है। अकेला किसान, अकेला फार्मर, मान लो बेटा मैं बोलता हूँ 1-2 एकड़ लैंड लेकर बैठा हुआ है या 2-4 बीघा लैंड लेकर बैठा हुआ है, आपकी कोई बार्गेनिंग पावर नहीं है। आप अप्रोच करोगे किसी रिटेलर को सीड्स खरीदने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, इंसेक्टिसाइड के लिए, और बेटा अगर रिटेलर को अप्रोच करोगे तो आपको पता है आप बहुत महंगा खरीद रहे हो। क्यों बेटा? इसमें मैन्युफैक्चरर का मार्जिन जुड़ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ चुकी है, होलसेलर का मार्जिन जुड़ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ चुकी है, रिटेलर का मार्जिन जुड़ चुका है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ चुकी है। इतना महंगा आप खरीदने वाले हो। मैन्युफैक्चरर बैठा कहीं, मान लो मैं बोलता हूँ नासिक में, ठीक है ना, होलसेलर बैठा है बेटा कहीं दिल्ली में, और बेटा रिटेलर बैठा कहीं सहारनपुर में। तो नासिक से पहले दिल्ली जाने की कॉस्ट, दिल्ली से सहारनपुर आने की कॉस्ट, और सहारनपुर में आप जहाँ रहते हो वहाँ से वहाँ तक की कॉस्ट सब रिटेलर जोड़ लेता है, और सबके प्रॉफिट मार्जिन जुड़ चुके हैं। ऑब्वियसली बेटा आप बहुत महंगा खरीदने वाले हो। बाबू 2 काम होते हैं बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी के, 2 एम होते हैं। सबसे पहला एम एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, क्या हमें मिडलमैन खत्म करने हैं, और दूसरा एम वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, हमें अपने मेंबर्स का वेलफेयर सोचना है। अब बेटा सरकार ने परमिशन दी कि आप कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बना सकते हो फार्मर, जिसमें मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग मेंबर हो सकते हैं। सर बहुत सारे फार्मर ने ये सोसाइटीज बनाई, रजिस्टर्ड करी। अब बाबू इसका फायदा क्या? बहुत सारे फायदे गिनवा दूंगा मैं। सबसे पहली बात बेटा, ऐसी सोसाइटीज में एलिमिनेट हो गया मिडलमैन, और मिडलमैन एलिमिनेट होते ही बेटा आपको चीजें सस्ती पड़ने लग गई। सिंपल सी बात यही तो है बाबू। आप खुद सोचो, मैं बोलता हूँ आप पहले कुछ किलो सीड्स खरीदते, कुछ किलो केमिकल फर्टिलाइजर खरीदते, कुछ किलो, और मैं बोलता हूँ आप 10,000 फार्मर अब मिलकर मेंबर बन गए, और सबको 100-100 किलो की रिक्वायरमेंट है। सर किसी को भी ऑर्डर दोगे ना 10 लाख किलो सीड्स, 10 लाख किलो केमिकल फर्टिलाइजर, सर उसकी भी जीप बाहर आ जाएगी। आप कहोगे ना कैश पेमेंट करेंगे, डिस्काउंट बता, सर क्वांटिटी डिस्काउंट अलग देगा, कैश डिस्काउंट अलग देगा आपको। तो यही फायदा है बेटा कि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद पाओगे, मिडलमैन एलिमिनेट हो जाएगा। सबसे पहली बात सस्ता पड़ेगा, यानी कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाने का एम ही क्या है बेटा? टू एनहांस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स, सबसे पहली बात। ठीक है ना जी सर? अब बेसिक प्रिंसिपल क्लियर हो गया ना? ये बातें वैसे 11th की सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। आप ये जो करते हो ना बार बार कि हमें कुछ याद नहीं रहता, कैसे ऐसे तो किसी भी दिन काम नहीं चल सकता आपका। ठीक है ना जी? सबसे पहली बात याद रही। दूसरी बात बाबू, फार्मर क्या करता था, अपने गांव में ही किसी भी मिडलमैन को बेच देता था सस्ते दाम पे क्रॉप, और बेटा वो शहरों में जाकर महंगे दाम पर बेचते थे। ठीक है ना बाबू? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ने इसको एक बात बता दी। फार्मर इतना रश में इसलिए रहता था बेटा क्योंकि फार्मर के पास कोई प्रोविजन नहीं था टू स्टोर द क्रॉप, उसके पास जगह नहीं थी स्टोर करने की क्रॉप। फार्मर इसलिए रश में रहता था, मेरी क्रॉप सड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, वो मिडलमैन को बेच देता था सस्ते दाम पे, वो अपने आप स्टोर करते थे और तब बेचा करते थे जब एक हैंडसम प्राइस उनको मिल रहा होता था, और वो भी शहरों में ले जाकर। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ने काम किया बाबू, अब 10,000 फार्मर मिल गए, जगह का दाम कुछ खास नहीं था, सब अगर 100-100 रुपये भी डालते थे तो एक बहुत अच्छी जगह या तो रेंट पर ले लेते थे या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ओन करती थी, मालिक बन जाती थी, और सारे फार्मर को बोलती थी कि क्रॉप का प्राइस, क्रॉप को तब तक ना बेचो जब तक एक हैंडसम प्राइस ना आ जाए, जब तक एक लुक्रेटिव प्राइस ना मिले आपको आपकी क्रॉप का। रश में मत बेचो, रश में बेचोगे किसी को कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या किया इसने? दूसरी बात समझ में आई। तीसरी बात, इसने फार्मर को बताया कि ग्रेडिंग नाम की कोई चीज होती है। ठीक है ना? फार्मर क्या करता था भाई, कोई सड़ी हुई क्रॉप है, कोई ठीक क्रॉप है, सब एक रेट से बिक रही है। ठीक है ना? इसने बताया कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ने। अब वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी को चलाती कौन थी? इसकी एक कमेटी, जैसे किसी भी एक नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है। आपको पता है ये बात आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में वोटिंग होकर एक कमेटी बनती है, वोटिंग होती है ना। और अगर मैं कुछ याद कर रहा हूं तो वहां पर एक बात थी, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस।
सबको एक एक वोट होता है। 10,000 लोग वोट करेंगे बेटा, और अपने में से एक मैनेजिंग कमेटी बनाएंगे जो फर्दर जजमेंट लेगी। तो मैनेजिंग कमेटी ये बताती थी बेटा कि क्रॉप को ग्रेडेड करो, ग्रेडिंग करो क्रॉप की। और आपको पता है सबसे ज्यादा ग्रेडिंग बेटा पेरिशेबल प्रोडक्ट में चलती है। अरे जितने मर्जी फ्रूट की दुकान देख लो, ठेलियाँ देख लो, जितने मर्जी बेटा वेजिटेबल की ठेलियाँ देख लो, हर किसी ने ग्रेडिंग की होती है। मानते हो ना ये बात? ये टमाटर इतने रुपए किलो और ये इतने रुपए किलो, मानते हो ना? फ्रूट्स और वेजिटेबल में ऐसी चीज सबसे ज्यादा चलती है। तो बेटा ये कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ने गाइड करा कि जो चीज अच्छी है उसको अच्छे रेट पर बेचो, तभी फार्मर कुछ कमा पाओगे, वरना नहीं कमा पाओ। ठीक है जी। आपको बता देता हूं उस टाइम तक 90% मार्केट्स में बेटा वेट्स के तौर पर पत्थरों का इस्तेमाल होता था। ठीक है ना, वेट्स के तौर पर पत्थरों का इस्तेमाल होता था। मार्केटिंग सोसाइटी ने सबसे पहले उसको बंद करवाया। ये भी काम मार्केटिंग सोसाइटी ने किया है। एक और बात बेटा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी जब 10,000 मेंबर है तो बाबू सबसे पहले ये तय करती थी कि आप कौन कौन सी क्रॉप प्रोड्यूस करने वाले हो। अच्छा, ये वो इसलिए करती थी बेटा ताकि मार्केट में कोई ग्लट ऑफ सप्लाई क्रिएट ना हो, सारे फार्मर लॉस में ना चले जाएं। अगर 10,000 के 10,000 लोग कहेंगे वीट, तो बेटा ऑब्वियस बात है बहुत ज़्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाएगी और मार्केट प्राइस ही बेटा वीट का क्रैश कर जाएगा। तो बेटा वो इंश्योर करती थी कि अगर 2,000 लोग एक चीज़ उगा रहे हैं तो 2,000 कोई और, 2,000 कोई और, 2,000 कोई और, 2,000 कोई और, ताकि किसी भी तरीके से अनलिमिटेड सप्लाई क्रिएट ना हो, ना ही किसी भी क्रॉप का प्राइस क्रैश करे। सबको एक लुक्रेटिव प्राइस मिलना चाहिए उनकी क्रॉप का। समझ में आया? तो बहुत बड़ा रोल था कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का। क्लियर है बात? ये मुझे दोनों हेडिंग रीड करके बताओ, सेकंड लास्ट और लास्ट। बाबू सामने देखना, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की मुझे बात करनी है। हेडिंग का नाम है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। बाबू अब सरकार ने ये फेस किया कि सबसे ज़्यादा समस्याएं बेटा फार्मर को उधार लेने में आती हैं। बाबू क्यों आती थी ये समस्याएं? क्योंकि बेटा ज़मींदार और लैंडलॉर्ड, किसी को भी बात कर लो आप बेटा, मनी लेंडर्स, ये क्या करते थे? इंटरेस्ट रेट बड़ा सस्ता सा चार्ज करते थे, 10% महीना। आपने कहा भाई फार्मर के पास कोई एसेट नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं खड़ी करके बैठा हुआ। इंडिया में बाबू सबसे ज़्यादा फार्मर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। ठीक है ना, कुछ ही हैं जो बहुत रिच हैं। तो बाबू अगर उसको सीड्स के भी पैसे चाहिए तो उसके पास होते नहीं थे। उसको सीड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खरीदने के लिए 20,000 की जरूरत है। तो उस टाइम के 20,000 बहुत वर्थ रखते थे। ठीक है ना, हिम्मत कहना बस 20,000। ठीक है ना, 20,000 भी बहुत वर्थ रखते थे। और बेटा अगर वो जाता था किसी के पास लोन मांगने तो बोलता था 10%, बैंक नाम की तो कोई चीज़ भी नहीं होती थी। अब बाबू 10% महीने की ब्याज, कई बार सारी गोल्ड ज्वेलरी सब चली गई ब्याजों में। ठीक है ना बेटा, और ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर पास्ट में आपने बहुत सुने हैं, वो कई मूवीज़ में, कई वेब सीरीज़ में रिप्रेजेंटेड है ऐसी सारी चीज़ें। बाबू अब सरकार ने सोचा नहीं ऐसे काम तो चलेगा नहीं, तो बहुत महंगा ब्याज है, फार्मर तो पैसे देते ब्याज देते देते ही मर जाता है। तो बाबू सोचा सरकार ने कि वो कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है ना, मैं प्रॉपर चार्ट बना रहा हूँ, जबकि मैं ये बताऊंगा आपको कि नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट बाद में हुआ था, कमर्शियल बैंक पहले आए थे। ठीक है ना जी। लो जी सर, ये कुछ टेबल है, थोड़ा ऐसे ही याद कर लेना, आपको भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। 2 मिनट के लिए मेरी तरफ देखना। बाबू सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नाबार्ड की। नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था बेटा इन द ईयर 1982। रूरल सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और पब्लिक डीलिंग नहीं करता। इट इज जस्ट लाइक अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई पब्लिक डीलिंग नहीं करता ना, नाबार्ड कभी किसी पब्लिक के मेंबर से डील नहीं करता। पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म पर आ जाऊं। NA स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा सारी कहानी क्लियर हो गई होगी, नाम में ही सब कुछ है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक, छोटी मोटी बात नहीं,
पूरे इंडिया का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सर जैसे आरबीआई के हाथ में बहुत सारी पावर है, रूरल एरिया में इससे बड़ा बैंक कोई नहीं है, सारी पावर इसको है। और ये सिर्फ दो ही चीज़ों के लिए काम करता है, इसकी दो ही फंक्शनिंग है, सारा काम एग्रीकल्चरिस्ट के लिए, सारा काम रूरल डेवलपमेंट के लिए, नाम में ही सब कुछ है, ठीक है ना। अब बाबू ये उन इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करता है जो इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चरिस्ट और रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करते हैं, यानी कि ये पब्लिक डीलिंग नहीं करता, ये इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस करता है। बाबू समझ आ गई सारी बात जितनी बोली मैंने अब तक। नाबार्ड या तो कमर्शियल बैंक को लोन देता है या बेटा आप कह लो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को लोन देता है। अब ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज क्या है? सर जैसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज थी वैसे ही कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अगेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 10, मैक्सिमम इट मे बी अनलिमिटेड। मैं बताऊं, देखो सिंपल सा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अगर मैं सिंपल भाषा में क्या बोलूं तो बेटा सिंपल भाषा में एक रजिस्टर्ड कमेटी। सर बिजनेस फैमिलीज हैं, कमेटी का नाम ना सुना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबने सुना है ना कमेटी 1000 रुपये महीना, 5000, 10,000 रुपये महीना। सर कमेटी वैसे रजिस्टर्ड नहीं होती, तूने तो स्पेशली सुना होगा, कमेटी वैसे तो रजिस्टर्ड नहीं होती बेटा, लेकिन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं, यानी कि ये पैसा लेकर नहीं भाग सकती, ठीक है ना जी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या, मेरी तरफ देखना सर, सारे मेंबर्स आपस में मिल गए और एक रजिस्टर्ड कमेटी डाल दी। 100 लोग मिल गए आपस में, सबने क्या करा, 100 रुपये महीना कमेटी डाल दी। पहले महीने तुझे जरूरत है तू ले जा, दूसरे महीने तुझे जरूरत है तू ले जा, तीसरे महीने तुझे जरूरत है तू ले जा, हर महीने किसी ना किसी को पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, एक रजिस्टर्ड कमेटी। इसके अलावा अगर किसी को आप में से किसी मेंबर को और ज़्यादा पैसों की जरूरत हो तो बेटा ये सरकार से लोन ले लेते थे, सरकार मतलब कुछ और नहीं, नाबार्ड से। और नाबार्ड बड़े रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता था, क्योंकि बेटा इसका पर्पस वेलफेयर है मेंबर का, तो ये उस इंटरेस्ट में 1 रुपया भी नहीं कमाती थी, सेम इंटरेस्ट पर ही फार्मर्स को मतलब अपने मेंबर्स को ही लोन दे देती थी। यानी कि अगर यहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है 3% साल का इंटरेस्ट, तो 3% साल पे ही फार्मर को दे देते थे, क्योंकि इनका पर्पस ही क्या है बेटा, वेलफेयर ऑफ मेंबर्स, किसी को निचोड़ना नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाना, फ्री के लिए काम करना है, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना। समझ आई बात अब तक जितनी बोली, ठीक है ना जी। बाबू दूसरी बात, इनको डायरेक्टली नाबार्ड भी पैसे दे सकता है, और अगर डायरेक्टली नाबार्ड ना दे तो ये किसी भी कमर्शियल बैंक से लोन ले सकती हैं, क्योंकि इट इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी, ठीक है ना। अच्छा वैसे फर्क समझते हो, एक रजिस्टर्ड एंटिटी है और एक नॉन रजिस्टर्ड है, फर्क क्या होता है दोनों में? जनरली जो चीजें रजिस्टर्ड होती है ना, दे आर हैविंग अ अनलिमिटेड लाइफ, और जो चीजें रजिस्टर्ड नहीं होती है ना, उनकी एक बड़ी लिमिटेड सी लाइफ है। कहने का मतलब है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहीं रजिस्टर्ड नहीं होती बेटा, सोल प्रोप्राइटर की डेथ के साथ खत्म। कंपनी इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी, किसी इंसान के मरने से कंपनी नहीं मरेगी, इंसान आते रहेंगे जाते रहेंगे, कंपनी हमेशा खड़ी रहेगी। इसी वजह से कभी सोल प्रोप्राइटरशिप को आपने लोन की अमाउंट ऐसे नहीं देखी होगी 1000 करोड़, देखा किसी सोल प्रोप्राइटर को ऐसे लोन दे दिया बैंक ने बुला के 1000 करोड़? क्यों? ही और शी इज हैविंग अ वेरी लिमिटेड लाइफ, कोई बैंक नहीं देगा 1000 करोड़ आपको। कंपनी लोन सुने हैं 60-60 हजार करोड़, 50-50 हजार करोड़। क्यों बेटा? क्योंकि उसको पता है ये इंसान जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो एमडी लोन के लिए तरले कर रहा है ना, ये मर भी गया, कंपनी कहीं नहीं जा रही, कोई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आके बैठ जाएगा, हमारा तो लोन देंगे देंगे, ये कहीं नहीं जा रही है। इस वजह से बेटा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को भी लोन हो जाया करता था बड़ा इजीली कमर्शियल बैंक से। सर अब ये चर्चा है, इसके बारे में भी सुनना। आरआरबीज क्या होते हैं बेटा? रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं इनको। अच्छा, एक कमर्शियल बैंक एस्टैब्लिश करने का खर्चा कितना समझते हो आप? सर कमर्शियल बैंक शहर में लग रहा है, क्या खर्चा समझते हो आप? कुछ तो अंदाजा होगा। अच्छा, कोई जगह आप नहीं खरीदता कमर्शियल बैंक? नहीं, रेंटेड प्रेमाइसेस होते हैं हमेशा इनके। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 ये मिनिमम रेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, क्योंकि अगर कोर्ट रोड जैसी जगह पे आपकी ब्रांच है तो ठीक ठाक अमाउंट है। और बाबू किसी और बेरीबाग है, ज्वाला नगर रेजिडेंशियल इलाके के आसपास है,
तो अमाउंट थोड़ा चेंज है, आपको पता है इस बात का, ठीक है ना जी बाबू। लेकिन मैं फिर भी बोलूँ, अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ 20,000 रुपये महीना किराया, 10 स्टाफ काम कर रहा है एक सरकारी बैंक में, मिनिमम सैलरी 30,000, मैक्सिमम लाख रुपए महीना तक होती है ब्रांच मैनेजर की। तो एवरेज मान लो 50,000 रुपये महीना, 5 लाख रुपए सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ब्ला ब्ला ब्ला, 7-8 लाख रुपए महीने के खर्चे। सर आप किसी रूरल एरिया में एक ब्रांच खोलते हो कमर्शियल बैंक की 7-8 लाख रुपए खर्च करके, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉयज़ को ये नहीं कह सकते ये रूरल ब्रांच है तुझे सैलरी कम मिलेगी। आपका रेंट बच जाएगा, बात अलग है, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएंगे क्योंकि रूरल इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सस्ती होती है, लेकिन आप किसी अपने एम्प्लॉय को ये नहीं कह सकते कि रूरल ब्रांच है। एम्प्लॉय को पैसे उतने फिक्स हैं, नॉर्म्स फिक्स हैं बेटा। कितनी बार हर एम्प्लॉय का 3 से 4 साल के बाद एक रूरल ब्रांच में ट्रांसफर होता है, सेम सैलरी पर। लाख रुपए महीने पे ब्रांच मैनेजर था, लाख रुपए महीने पे ही वहाँ जाएगा, ठीक है ना जी। सर 5 से 6 लाख रुपए एक रूरल ब्रांच में खर्च कर रहे हो, जहाँ से आपको पता है कभी भी इतना आउटपुट आने नहीं वाला। सर कितने डिपॉजिट आएंगे, बहुत कम। कितने लोन चले जाएंगे, कितनी मुश्किल लोन की रिकवरी, आपको पता है 5-6 लाख आप कभी नहीं निकाल पाओगे। तो बेटा कमर्शियल बैंक्स ने डिसाइड करा कि वो एक फुल फ्लेज ब्रांच नहीं चलाएंगे, वो कमर्शियल बैंक का एक छोटा वर्जन खोलेंगे जिसको बोलेंगे प्यार से रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स आर फुली फाइनेंस्ड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, यानी कि इनको चलाने के लिए, इनको लोन देने के लिए कौन बैठे हैं, इनके पापा बैठे हैं, कमर्शियल बैंक। ये रूरल एरिया में ब्रांच खोलते थे, कितने बड़ी छोटी सी जगह में, कितने मेंबर्स की, सिर्फ 2 या 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ये उतना ही पैसा निकाल पाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, कभी आपने सुना है ऐसा कोई नाम और बाद में लिखा हो ग्रामीण बैंक? सुना है ऐसा कोई नाम आपने? मैं वैसे बता देता हूँ सर, इनका नाम अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो नाम देखो क्या है, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल यानी कि रीजन वाइज इनके नाम थोड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सहारनपुर में भी हैं बहुत सारे ग्रामीण बैंक, कहाँ दिखाई देंगे? अर्बन एरिया में तो ऑब्वियसली नहीं दिखाई देंगे। गागा लेडी, गंगो, नकुड़ सब जगह पर है, और नाम भी है। मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका नाम ये है शायद, यूपी सर्व ग्रामीण बैंक। और कि कोई ना कोई कमर्शियल बैंक ही लोन दे रहा होता है इनको, एसबीआई दे रहा होता है या पीएनबी दे रहा होता है? सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, हाँ कुछ ऐसे ही है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा डाउटफुल तो था इस चीज़ को लेकर, ठीक है ना, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर ये हर जगह पे मिल जाएंगे, हर जगह पर, ठीक है ना, पूरे इंडिया में लोकेटेड है आज की तारीख में। मैं सिर्फ RR20 डालूंगा, रीजनल रूरल बैंक, खुद नाम आएंगे बहुत सारे। तो यार इतनी जल्दी फोन भी चलाने लग जाता है यार, तूने फोन भी कर दिया कि मैं किसान हूँ, लोन चाहिए, ये भी काम निपटा ही लेता। बहुत बढ़िया जवाब था, मैं इसकी बेइज्जती हो जाएगी, छोड़। ये देखो बेटा, ये ऑप्शन दे रहा है कि किस जगह का सर्च करना है, यहीं से क्लियर हो रहा है ये रीजन वाइज डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। देखा था आपने, NUP लिखा रहा था, इन असम सब कुछ। लो भाई आ गए ना। जनरली मैंने क्या बोला था, ग्रामीण बैंक इनके आगे लिखा होता है। अब ये देखो, आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि कौन सा कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है। बड़ौदा यूपी बैंक, कुछ कहने की बात है कि इसको BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ही फाइनेंस कर रहा होगा, नाम में ही सब कुछ है, ठीक है ना। यानी कि कुछ और नहीं होते, कमर्शियल बैंक की छोटी ब्रांचेस हैं जो फार्मर को लोन देने के लिए बनी है। क्लियर हूँ मैं बात को लेकर?
ओके बात, एक बार ये हेडिंग रीड करके बताना। सर बैंक के भी नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना? अब तो सारी कहानी वैसे ही क्लियर होगी होगी। नहीं ऐसे नहीं पता लगेगा, नहीं पका यार, ऑब्वियसली नहीं पता लगेगा। अच्छा वैसे तेरे को इस बात से मतलब अगर फार्मर या एग्रीकल्चरिस्ट हो, उसको इस बात से फर्क पड़ता है कि इसको कौन फाइनेंस कर रहा है? उसको अपने लोन से मतलब है, वो लोन लेता है चला जाता है। क्या कह रहा था यार? तो राइडिंग बढ़िया आपने, देख लो एक बार, सब कुछ समझ में आ गया। ओके है सारी बात, चारों चारों पॉइंट क्लियर। सर फर्स्ट वन बड़ा सिंपल है, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। बाबू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हालात खराब थे, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन कुछ नहीं था, कहने को थे बस, ठीक है ना बाबू? कहता है उसके बाद सरकार ने बहुत सारे माइनर और मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। सिर्फ 17% ऑफ द लैंड के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन थे 1951। सर 17% लैंड के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन से कभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन आ नहीं सकता था, ठीक है ना? धीरे धीरे सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए बाबू। प्रेजेंटली भी हम अभी 45% लैंड के पास ही परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है। 1965 में रिपोर्ट किया गया फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, 25 से 30% लैंड के पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन तब तक आ चुका था, यानी कि 1951 से सरकार ने जस्ट डबल कर दिया था। दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन रिपोर्ट हुआ 1975 में, तब 40% लैंड के आसपास आ चुका था, और अभी भी कुछ खासी तरक्की नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी 17% से बहुत ज़्यादा पहुंच चुके हैं। बस यही कुछ पॉइंट थे, आज के लिए इतना ही रखेंगे प्यारे बच्चों, बाय बाय।